हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ईवीएस की क्लासेस चल रही हैं। इस टाइम हम लोग ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने स्टार्टिंग से ईवीएस डिस्कस की हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी क्लासेस मिलती हैं। यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारी क्लासेस मिल रही हैं। एंड में आप 5 बजे आपको जो मिलती है वो सोशल साइंस की क्लास होती है। और जो 3 बजे ये क्लास मिलती है, इसमें हम लोग सीडीपी हो गया, हिंदी पैथोलॉजी पूरी खत्म हो चुकी है, वो भी मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ प्रॉपर तरीके से। सीडीपी के मैक्सिमम टॉपिक हो चुके हैं, कुछ ऐसे टॉपिक बचे हुए हैं तो वो भी 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ईवीएस भी आपकी 2 से 3 क्लास में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग जो 3 बजे की क्लास है एंड 5 बजे की क्लास है उसको ज्वाइन करिएगा, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इस्लात हो गया, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट एक बार सरसरी निगाहों में देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाजें निकालती है। जो डॉल्फिन नाम की मछली होती है वो भी एक अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालती है। जैसे कि उनको कोई खतरा हुआ महसूस तो अलग प्रकार की आवाज निकालेंगी, ठीक है। और अगर वो नॉर्मल है तो अलग तरीके की आवाजें निकालती हैं। और एक दूसरे से बात करती हैं, यानी जो आपस में बात कर रही होती हैं तो अलग तरीके से बात करती हैं। लेकिन अगर उनको कोई खतरा लगता है या फिर उनको कोई अलग लगता है कि कुछ घटना घटित होने वाली है तो वो अलग प्रकार की आवाजें निकालती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। ये मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि जैसे जो बाघ है वो जब शिकार करता है तो अलग प्रकार की आवाज निकालता है, ठीक है। और जब उसको कोई खतरा महसूस हो रहा होता है तो अलग प्रकार की आवाज निकालता है। वहीं पे जब अपनी मादा को, यानी कि जब बाघिन को बुलाता है तो वो अलग प्रकार की आवाज निकालता है। ये कि कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। स्लाथ जो है, इसके बारे में भी कल हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था, बट सरसरी निगाहों में एक एक लाइन देख लेते हैं। स्लाथ जो है आपके एग्जाम में हर बार आता है, तो ध्यान रखिएगा। स्लाथ जो है वो भालू के जैसा दिखता है, ठीक है, पर भालू नहीं है। सेम वैसा दिखता है बट होता नहीं है भालू। ये दिन में करीब जो है 17 घंटे पेड़ पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। यानी जो है ये कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है। और ये जो पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है, ये नहीं कि सीधा ही लटक के सो रहा है, उल्टा लटक के सो रहा होता है। आगे चलते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। यानी जिस पेड़ पे रहते हैं, जिस पेड़ पर ये उल्टा लटक के सो रहे होते हैं 17 घंटे, उसी पेड़ पर ये पत्ते खाया करता है। बहुत ज्यादा आलसी ये जो है जानवर माना जाता है। लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यानी जो ये मूव करता है, जैसे कि एक पेड़ पे रहता है, फिर वहां के जब सारी पत्तियां खा लेता है तो अगले पेड़ पे मूव कर जाता है। तो ऐसे ही करके ये कम से कम अपनी लाइफ में जो है 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। यानी एक पेड़ पर ये जो 5 साल तक रहता है, उसके बाद ये दूसरे पेड़ पर मूव कर जाता है। तो ये अपनी लाइफ में कितने पेड़? सिर्फ 8 ही पेड़ों पर घूम पाता है। और जो इसकी उम्र है वो कितनी है? 40 वर्ष है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, यानी एक वीक में सिर्फ नीचे उतरता है। बाघ की मूछें जो होती हैं हवा में बहुत कंपन को, हुए कंपन को भाप लेती हैं। ये कल हम लोगों ने कवर किया था। और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। यानी जो बाघ की मूछें होती हैं वो काफी सेंसिटिव होती हैं। वो तुरंत पहचान लेती हैं कि जो हवा आ रही है ये हवा के चलने की आहट है या कोई शिकारी आ रहा है उसकी आहट है। आगे चलते हैं। बाघ की मूछों से इन्हें अंधेरे से रास्ते में ढूंढने में भी मदद मिल जाती है। यानी उसी की मूंछ जो होती है बाघ की, उसी की हेल्प से ये रास्ते को भी रात में या फिर अंधेरे में ढूंढ लेते हैं, उसी की मदद से। बाघ अपने इलाके में मूत्र करने अपनी जो गंध है छोड़ते जाते हैं। आगे चलते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। यानी जो बाघ लोगों का इनका इलाका होता है वो काफी किलोमीटर दूर तक हो सकता है। आगे चलते हैं। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि गंध जो होती है, देखिए जैसे कुत्ता हुआ, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, जो कुत्ता है, कुत्ता तुरंत पहचान लेता है कि जो डॉग होते हैं वो तुरंत पहचान लेते हैं कि कोई उनकी एरिया में दूसरा डॉग तो नहीं आ गया। यानी दूसरे एरिया का जो डॉग है वो इनकी एरिया में तो नहीं आ गया। वो तुरंत कैसे पहचान लेते हैं? मूत्र जो मल होता है उसकी जो गंध आती है उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं कि दूसरे एरिया का कुत्ता है, ठीक है।
ऐसे ही करके जो मच्छर होते हैं वो कैसे पहचानते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई मनुष्य लेटा है या फिर बैठा हुआ है, तो जो तलवे की जो गर्मी मतलब तलवे की जो गंध आती है तलवे से, वो जो बॉडी की हीट होती है यानी जो शरीर की गर्मी होती है, उससे वो पहचान लेते हैं यहाँ पे कोई मनुष्य लेटा हुआ है या फिर बैठा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो पॉइंट है, जो आपका रेशम का कीड़ा होता है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो भी अपनी मादा को कैसे पहचानता है? बहुत किलोमीटर दूर जो होती है उनकी मादा, उनको भी उनकी गंध से उनकी स्मेल से पहचान लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये गंध और स्मेल में बहुत ज्यादा डाउट रहता है और ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। मैंने अभी आपको बताया, गुस्से में मतलब कहराना में, गुर्राना में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना होता है तो अलग प्रकार की आवाज निकालता है। बाघ का गुर्राना जो होता है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, यानी जो इसकी आवाज होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक जाती है। बाघ हवा में पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। यानी जो बाघ के जो मतलब जो बाघ के कान होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि जो हवा चल रही होती है, हवा की आहट से जो पत्ते हिल रहे होते हैं वो उनको भी पहचान लेते हैं। और उसके बाद जो जैसे कोई शिकारी आ रहा है या फिर कोई और जानवर आ रहा है तो उसकी भी आहट को पहचान लेते हैं, उसमें डिफरेंस कर लेते हैं कि हवा चलने की जो है, हवा चलने से जो पत्ते हिल रहे हैं, जो कंपन हो रहा है, ये उसकी सनसनाहट है या फिर कोई आया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाघ के जो दोनों कान हैं बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। यानी जो बाघ के कान होते हैं वो मूव करते हैं, यानी अगर उनको इस साइड की आवाज सुनी तो इस तरफ घूम जाएंगे, अगर उनको इस साइड की आवाज सुनी तो इस तरफ घूम जाएंगे, वो घूम के अपना आवाज सुन लेते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज भी वह खतरे में है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था। हाथी और उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, यानी जो हाथी वो किस लिए मार दिए जाते हैं? जो उनके दांत होते हैं, दांतों का यूज होता होगा इसलिए उनको मार दिया जाता है। और जो गेंडे होते हैं उनको सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर और मगरमच्छ और सांप, उनको उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, उनकी जो खाल होती है उसका प्रयोग करते हैं जैकेट वगैरह बनवाने में, तो इसलिए उनको मार दिया जाता है। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो इत्र है, इत्र आपका कहाँ का फेमस है? कन्नौज जिले का, सॉरी कन्नौज का फेमस है। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। तो इत्र जो होता है वो इत्र जो बनाया जाता है कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। यानी जो इत्र बनता है वो कस्तूरी हिरण जो होता है उसको मार के जो उसमें थोड़ी सी खुशबू मिलती है, वही बिल्कुल थोड़ा सा एक पॉइंट उसमें डाल के इत्र में बना दिया जाता है तो इतनी अच्छी मतलब इतनी स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए कस्तूरी हिरण जो है वो मारा जाता है। आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मतलब हाथी हैं वो दांतों के लिए मार दिए जाते हैं, जो गेंडे और मतलब गेंडे होते हैं उनको सींग के लिए मार दिया जाता है, और जो आपका शेर मगरमच्छ एंड सांप है इनको जो इनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण जो है इनको थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। ये जो है इनका प्रयोग में लाया जाता होगा इसलिए इनको मारा जाता है। जैसे सांप है और मगरमच्छ, शेर की जो खाल होती है इससे जैकेट बनाया जाता है, तो अपना अपना प्रयोग जो भी यूज में किया जाता होगा इसलिए इनको मारा जाता है। आगे चलते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। यानी जो हमारे देश में बाघ हैं और अन्य कई जानवर हैं जो काफी विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो विलुप्त होने का खतरा भी है। हमारे देश हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षित मतलब सुरक्षा दे रही है। सरकार इस पर काम कर रही, कहीं कहीं पे ये भी है कि मतलब आप जानवरों को नहीं मार सकते, वहाँ के जंगल जो है उनको नहीं काट सकते, क्योंकि जंगल काट देंगे तो ये जो जानवर हैं वो रहेंगे कहाँ? अपने आप को ये जंगलों में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं पे अपने आप को छुपाते हैं। तो इसलिए कहीं कहीं पे सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया है। आगे चलते हैं। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसमें भी जानवर जो है वो सुरक्षित हैं। राजस्थान के भरतपुर में जो जिला है मतलब भरतपुर जिले में जो घना है वहां पे भी ये सुरक्षित हैं जानवर। इस जंगलों में जानवरों का शिकार जो है मना है, वहां पे जो है मतलब जानवरों का शिकार नहीं किया जाता है, और साथ ही साथ जो वहाँ के जंगल है उनको भी नहीं काटा जाता है। वहां पर जंगल काटना और जानवरों का शिकार करना बिल्कुल भी निषेध है। आगे चलते हैं। यहाँ के लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी जो उत्तराखंड है और जो राजस्थान है। आगे चलते हैं।
सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं, कल की क्लास में डिस्कस किया था। कालबेलिया जो होते हैं नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, ठीक है। जो कालबेलिया होता है वो नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? नाग हो गया, करेत हो गया, दुबैया हो गया और अफाई। ये 4 प्रकार के सांप हैं, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कौन सा जो सांप है। भारत में 4 जहरीले सांप कौन कौन से हैं? मैचिंग के वर्ड दे देगा, मतलब मैचिंग करने को आपको दे देगा, आपको मैच करना पड़ जाएगा। देखिए सिलेबस सेम है, सीटेट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है अभी तक, बट आगे आपको चेंज सिलेबस मिल सकता है, क्योंकि अभी तक सीबीएसई सीटेट का एग्जाम करा रही थी। अब जो है नई संस्था आने वाली है, वो एग्जाम कराएगी 2025 से। तो इस बार आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर लीजिएगा। आगे से संस्था चेंज हो जाएगी तो एग्जाम का पैटर्न चेंज मिलेगा, सिलेबस चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 50% चांसेस यही है कि सिलेबस और पैटर्न सब चेंज होगा। तो इस बार आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा मौका भी है। बीपीएससी टीआरई 4 भी आ रहा है अगस्त में, तो आप वहां भी अप्लाई कर पाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अफाई है, ठीक है, ये नाग है, ये करेत है और ये दुबैया है। तो नाम भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 4 हैं, 4 प्रकार के जो सांप हैं वो जहरीले पाए जाते हैं अपने भारत में। अब हम लोग चलते हैं आगे। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जो होते हैं दांत, जहर वाले दांत, उस व्यक्ति के शरीर में जहर जो है, मतलब शरीर में जहर चला जाता है। तो जब सांप काटता है तो सांप के जो 2 खोखले दांत हैं, कितने मतलब दांत हैं? 2 खोखले दांत हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो वो जो दांत है वो लग जाते हैं, ऐसे निशान बन जाते हैं। इसी के माध्यम से जो जहर है वो बॉडी में पहुंच जाता है। जहर के असर को खत्म करने वाली जो दवाई है वो सीरम के नाम से जानी जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से नाम मतलब कौन से नाम से जानी जाती है, तो सीरम नाम से जानी जाती है। और ये जो बनाई गई है सांप के जहर से ही बनाई गई है। कहते नहीं जहर मतलब लोहा लोहे को ही काटता है, तो इसलिए जहर की जो दवाई बनाई गई सांप के जहर से ही बनाई गई। और ये जो दवाई है सारे सरकारी हॉस्पिटल जितने भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में उपलब्ध रहती है। आगे चलते हैं। और यह दवाई जो सीरम है सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का जो तापमान है लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है, यानी जो पेट का तापमान है वो कितना है? 30 सेंटीग्रेड तक रहता है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हमारे पेट का पाचन जो रस है जिसको एसिड बोलते हैं, अम्ल की तरह होता है, ठीक है। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि चावल जो है सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होते हैं, तो काला हांडी में सबसे ज्यादा चावल पैदा होते हैं। देखिए आप लोग सीडीपी अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। आपका हिंदी पैडालॉजी हो गया। हिंदी में आपको जितने भी पैसेज दिए गए पैसेज प्रॉपर तरीके से हफ्ते में एक बार जरूर रिवीजन करिए। मैंने आप ये क्लास मतलब मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी एक वीडियो, उसमें मैंने आप बताया हुआ है कि मैंने कैसे फर्स्ट टाइम में सीटेट क्वालिफाई किया था। उसमें मेरे नंबर भी गिवन है कि कितने कितने मार्क्स मैं लेके आई हूँ। तो उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे मैंने पढ़ाई की थी, तो आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं जो आपका फर्स्ट टाइम में सीटेट क्लियर हो जाएगा। सीटेट क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे चल के जो सिलेबस है सेम रहेगा या चेंज होगा कोई आइडिया नहीं, बट पेपर पूछने का जो लेवल है वो काफी चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ। यही पेपर जो सीटेट का 2015 का भी देख सकते हैं या फिर 2016 का भी देख लीजिए, पेपर नॉर्मल था, इजी है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा इजी है। बट वहीं से जब 2022 का आपका एग्जाम ऑनलाइन स्टार्ट हुआ उस वहां से लेकर के आज तक जो पेपर पूछने का लेवल है बहुत ज़्यादा अप है। यानी अदर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन ऐड करने लगे, पहले क्वेश्चन नहीं आते थे। और जो अदर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है ये काफ़ी टाइम लेते हैं, काफ़ी टाइम टेकन ये क्वेश्चन होते हैं। इसमें ये रहता है कि पहले आपको अदर्शन देखना पड़ता है, फिर उसका रीजन देखना होता है, फिर एक दोनों एक दूसरे के लिए सही है, फिर एक मतलब व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा होता है। और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा घुमाई जाती है सीटेट में, तो लैंग्वेज का ही पूरा खेल है। लैंग्वेज आपको तभी समझ में आएंगी जब आपकी सीडीपी स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके आपका सीटेट क्वालिफाई हो पाएगा। आगे चलते हैं। काला हांडी में सबसे अधिक चावल जो है वो पैदा होते हैं, फिर भी यहाँ के लोग जो है भुखमरी का शिकार हैं। यानी वहां पे सबसे ज्यादा चावल जो है काला हांडी में पैदा होते हैं। ये कहाँ पे है काला हांडी? ये उड़ीसा में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ है, उड़ीसा में है।
ठीक है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उसके बावजूद भी चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके बावजूद भी वहाँ के लोग जो हैं भुखमरी का शिकार हैं, यानी बहुत ज़्यादा गरीब राज्य माना गया है। अत्रेयपुरम जो है गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा जो अत्रेयपुरम गांव है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। दी गई तालिका में एक तरफ खाने के कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक दो दिन तक खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय दिए गए हैं। ये जो सारणी दी गई ये हम लोग देख लेते हैं। आपका जो दूध है इसको उबालते हैं, यानी उबाल के अगर आप रख लेंगे टाइम से तो ये फटेगा नहीं। पके हुए चावल हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख सकते हैं तो ये खराब नहीं होंगे। हरा धनिया जो होता है इसके गीले कपड़े में आप लपेट कर रख सकते हैं। देखिए आप सोचेंगे कि ये सील मतलब ईवीएस में कोई चैप्टर नहीं दिए गए। ईवीएस जो है आपकी पूरी थीम पर आधारित है, ठीक है। क्योंकि ये जो ईवीएस है ये इसमें कोई ये चैप्टर नहीं दिया गया कि हाँ फर्स्ट चैप्टर में इस बारे में दिया गया, सेकंड चैप्टर में इस बारे में दिया गया, थर्ड चैप्टर इस बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। एक थीम है, जो थीम है और उप थीम है उसी के अराउंड आपकी पूरी ईवीएस घूमती है। तो ये सब जो है ईवीएस में दिया गया है, इसलिए सब कुछ पढ़ना होगा। कहाँ से सीटेड क्वेश्चन पूछेगा कोई आइडिया नहीं है, इसलिए प्रॉपर तरीके से सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर इनफ प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं। जो प्याज और लहसुन है खुले में रखते हैं जिससे नमी से बचा जा सके, यानी जब नमी से बचा लेंगे इसको तो ये खराब नहीं होगा। आगे चलते हैं। अचार रखने से पहले सीसी को धूप में सुखाया जाता है, यानी जो कांच की सीसी होती है यानी कांच की जो जार होती है उसको आप अच्छे से अगर धूप में सुखा लेते हैं ताकि सीसियों में से नमी निकल जाए। अगर सीसी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा, यानी जो सीसी होती है कांच की जार जो होती है उसको धूप में अगर अच्छे से आप सुखा लेंगे तो उसकी नमी चली जाएगी। उसके बाद आप अचार को उसमें रख देंगे तो जो नमी है नहीं, तो इस वजह से अचार आपका काफी लंबे टाइम तक सुरक्षित रह सकता है। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ये मैंने आपको मतलब आगे चलते हैं। इसमें जो है नेफेंथीस सबसे जो है ज़्यादा मशहूर है, इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा ये पौधा है कि ये कीड़े मकोड़े को भी खाता है, यानी जो ये मेढक हो गए, चूहे हो गए, कीड़े मकोड़े हैं, ये इनको खाता है। आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसको जो कहते हैं इसको नेफेंथीस नाम से जानते हैं, यानी पिचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पिचर प्लांट है, जो नेफेंथीस पौधा है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं। इसका आकार जो है लंबे घड़े जैसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका आकार बना हुआ है वो लंबे घड़े जैसा बना हुआ है, यानी लंबा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का जो है ढक्कन लगा होता है। ये जो ढक्कन बना हुआ है ये पत्ती का ही ढक्कन बना हुआ होता है, ठीक है। घड़े से खास खुशबू निकलती है। ये ध्यान रखिएगा कि खुशबू निकलती है। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करेगा? क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, कह देगा कि खास प्रकार की आवाज निकलती है या खास प्रकार की गंध निकलती है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। डाउट ये हो जाएगा कि गंध निकलती है या फिर आवाज निकलती है या फिर जो है खुशबू निकलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ना तो आवाज निकलती है किसी भी प्रकार की, ना गंध निकलती है, खुशबू निकलती है। क्योंकि आप ही अपना दिमाग लगाइए कि अगर गंध निकलेगी तो कोई उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, खुशबू ही निकलेगी तभी जाके जो कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहा है, तो ये सभी आकर्षित होंगे। तो ये आप जब एक दूसरे से रिलेट करेंगे तभी जाके चीजें दिमाग में बैठेंगी। तो ये जो एक प्रकार की जो है इसमें से खुशबू निकलती है, उसी की वजह से जो कीड़े हैं वो खींचे चले आते हैं, यानी जो मेढक हो गया, चूहा हो गया, ये आप देख सकते हैं उड़ के आ रहे हैं। जब आ जाते हैं मेढक, खींचे चले आते हैं, तो क्या होता है, पेड़ के ऊपर पहुंचने मतलब पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अब कैसे? जैसे कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं, मेढक वगैरह हुए, तो वो आ जाते हैं क्योंकि खुशबू आ रही है, खुशबू से वो खींचे चले आते हैं। जब वो आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये जो ऊपर ढक्कन लगा हुआ था पत्ते का ही, इसी पेड़ का बना हुआ, ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो बाहर निकलने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो बंद है। तो ये बंद हो जाता है तो पेड़ जो मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये पेड़ अंदर ही उनको खा लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना भोजन ये करता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो है
पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये इसका रहता है, जो ये ढक्कन होता है वो ढक जाता है, यानी अब ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो जब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, अंदर ये अपना भोजन कर लेता है, वो बाहर निकल ही नहीं पाते, वो मर जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि खुशबू है या गंध है या फिर आवाज है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है कि एक अलग प्रकार की आवाज निकलती है, तो ये ध्यान रखिएगा, आवाज नहीं निकलती है, खुशबू निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ बीज हवा में उड़ करके बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, यानी कुछ पेड़ के ऐसे बीज भी होते हैं जो हवा चलती है तो बहुत दूर दूर तो उड़ जाते हैं, फिर बाद में आपने देखा होगा जब बारिश वगैरह होती है तो पेड़ जम भी जाते हैं। ठीक है, कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते या जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं, यानी कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, तो क्या करते हैं, जानवर की जो खाल होती है वो कपड़ों में भी कभी कभी अटक जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, यानी जब हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने बीजों को दूर दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां हो गई, पक कर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं, यानी जो सोयाबीन होता है उसकी जो फलियां होती हैं वो पक जाती हैं, जब पक के सूख जाती हैं तो वो चिटक जाती हैं अपने आप ही, और फिर उनके जो बीज होते हैं वो दूर दूर तक बिखर जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिस जो खुद जो उसकी फलियां पक जाती हैं तो जो पेड़ बीज है वो खुद ही छिटक के बिखर जाता है, तो वो आपका सोयाबीन हो जाएगा। आगे चलते हैं, पिचर प्लांट से एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जो पिचर प्लांट है भारत में नहीं पाया जाता है, यानी पिचर प्लांट जो है कहाँ पाया जाता है, तो आपका आगे चलते हैं। भारत में नहीं पाया जाता, मेढक कीड़े और चूहों को चतुराई से फंसाकर खा लेता है, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तौरत की आवाज निकालता है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि डाउट कहाँ पे होता है, डाउट कहाँ पे, कि एक अलग प्रकार की आवाज निकालता है, यही ऑप्शन में गिवन है कि वो अलग प्रकार की एक आवाज निकालता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि ये खुशबू निकालता है या फिर गंध निकालता है फिर आवाज निकालता है, तो वहां पे दिक्कत होगी, आपका एक नंबर चला जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ वही है कि एक अलग प्रकार की आवाज निकालता है, तो ये अलग प्रकार की आवाज नहीं निकालता, ये अलग प्रकार की खुशबू निकालता है, जो कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं। ठीक है, मुख छोटे छोटे कड़ों से ढका होता है, तो छोटे छोटे कड़ों से नहीं ढका होता, एक ढक्कन टाइप का ही बना होता है उस पे, और जब कीड़े बैठते हैं तो ढक्कन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है पिचर प्लांट के बारे में, तो इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि मेढक कीड़े मकोड़े चूहों को चतुराई से फंसाकर खा जाता है, क्योंकि अलग प्रकार की खुशबू निकालता है, चूहे मेढक आकर्षित होते हैं, फिर वो जा करके बैठते हैं, वैसे ही ढक्कन ये बंद हो जाता है, जब ढक्कन बंद हो जाता है तो अंदर वो फंस जाते हैं और ये अपना भोजन कर लेता है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जॉर्ज मेस्टल के बारे में। यह जो घटना है 1948 की है। एक दिन क्या हुआ, जॉर्ज मेस्टल जो थे अपने कुत्ते के साथ शेर से लौट रहे थे, यानी जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो घर वापस आ रहे थे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिटके हैं, यानी उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिटके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखा, देखकर वे हैरान रह गए, यानी उन्होंने क्या देखा कि जो बीज थे वो आपस में चिपक रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा, इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखा, तो वो हैरान रह गए। वो एक फटाक से गए, माइक्रोस्कोप लेकर आ गए। जब माइक्रोस्कोप लेके जब आए तो उन्होंने बीजों को बहुत बारीकी से देखा, तो उसमें छोटे छोटे जो छिद्र थे उसमें हुक लगे हुए थे, हुक की तरह बने हुए थे जो एक दूसरे में चिपके हुए थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का, यानी वेलक्रो से दो सतह चिपक जाती हैं, यानी आप जो स्लीपर देख रहे हैं इसमें ब्लैक कलर का जो ये बना हुआ है, जब इसको आप मोड़ते हैं तो ये चिपक जाता है, और जब चिपकता है इसमें चुड़ चुड़ की आवाज भी आती है। ठीक है, और खुलने पर चर चर की आवाज आती है। अभी मैंने आपको बताया ये जो होता है बक्से में प्रयोग होता है, यानी जो बैग है, कपड़े हो गए, जूते हो गए, पट्टे हो गए, आदि में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका आविष्कार जिसने किया, जॉर्ज मेस्टल ने किया है, सन 1948 ईस्वी में किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, हमारे यहाँ मिर्ची जो है पुर्तगाल देश से आई है, क्योंकि जो है जो चीजें मिलती हैं आपको अपने देश में, भारत में, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो विदेश से भी आई हुई हैं। तो जो मिर्च हो गई आपकी पुर्तगाल से आई है, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो जो मिर्च है ये कहाँ से आई हुई है, इसको लेके कौन आया भारत, पुर्तगाल लेके आए। कहाँ से लेके आए, दक्षिण अमेरिका से लेके आए।
ठीक है। तो जो मतलब मिर्च जो होती है ये कहाँ की है, दक्षिण अमेरिका की है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ भिंडी जो है अफ्रीका से आई हुई है, यानी जो भिंडी है भारत में पाई जाती है वो कहाँ से आई हुई है, अफ्रीका से आई हुई है। गोभी मटर जो है यूरोप से आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी कभी कभी मैचिंग में पूछ लेगा कि जो भिंडी है, ठीक है, और पूछ लेगा जो चाय है, ठीक है, और सोयाबीन है, फिर इस तरफ दे देगा इसके नाम। तो अगर आपको ये पता होगा कि ये कहाँ से आए हुए हैं तो आप कर लोगे, वरना आपको दिक्कत होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो जैसे आपका गोभी मटर हो गया, यूरोप से आया हुआ है। चाय जो है ये असम से आई हुई है। सोयाबीन जो है ये चीन से आई हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ से आई हुई है, सोयाबीन ये चीन से आई हुई है। जो बीन है ये अमेरिका से आई हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ से कौन चीज आई हुई है। बैंगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर और मतलब केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब जो है भारत में ही उगाई जाती हैं। तो ये जो इतनी चीजें हैं ये आपको भारत में ही उगाई मिलती है, ये कोई विदेश से आई हुई नहीं है। तो इसमें नाम ध्यान रखिएगा, जैसे आपका बैंगन हो गया, मूली है, सेम है, करेला हो गया, आम है, संतरा है, बेर है, केला है, पालक, परवल, टिंडा, मेथी। तो ये सब जो है चीज़ें जितनी पाई जाती हैं ये आपको भारत में ही मिलती हैं, ये कोई विदेश से नहीं आई हुई हैं। लेकिन वहीं पे आपका गोभी मटर है यूरोप से, चाय जो है असम से, सोयाबीन चीन से। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तो आपको ये लग रहा होगा सीक्वेंस में है तो आपको ईजी लग रहा होगा कि हाँ चाय है असम से आई है, सोयाबीन चीन से आई है। बट जब वहाँ पे मैचिंग में दे देगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि चाय जो है ये असम से आई हुई है कि चीन से आई हुई है, मतलब गोभी मटर जो है ये यूरोप से आया है कि चीन से आया है कि अमेरिका से आया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना जो है घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। यानी जो बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय 650 साल पुराना जो घड़सीसर है नामक स्थान है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। 650 साल पुराना, ध्यान रखिएगा। सर यानी तालाब, यानी जो सर है इसका क्या मतलब होता है, तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। कहाँ के राजा ने बनवाया था, जैसलमेर के जो राजा थे घड़सी, लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बनवाया था तालाब। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में मतलब आस पास के बच्चे पढ़ने आते हैं। यानी जो ये घाट मतलब इससे जो घाट बनाया गया था उसमें आस पास के बच्चे जो होते हैं, आस पास मतलब गांव के वगैरह हो गए बच्चे, तो इसमें पढ़ने के लिए आते हैं। तालाब इस तरह बनाया गया कि जब एक तालाब पानी से भर जाता है तब बाकी पानी बाहर नीचे बहते हुए तालाब में चला जाता है। यानी जो तालाब बनवाया गया था वो इस प्रकार का बनाया गया, जैसे कि ये एक तालाब बना हुआ है, ये इसी से रिलेट करके एक और तालाब, ये एक तो और तालाब, तो ये थोड़ा सा ऊंचा होगा, ये उससे थोड़ा सा नीचा, ये उससे थोड़ा सा नीचा, ऐसे ही करके जो तालाब बनाए गए तो क्या हुआ कि पानी जो था वो इनसे बह करके नीचे आता रहता था, ठीक है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इससे जो था पानी नीचे नीचे आता रहता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। तो कितने तालाब जुड़े हुए थे, 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐसे ही करके पानी जो था वो नीचे नीचे बहता चला जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। अलबरूनी जो था एक यात्री भारत आया हुआ था। यानी जो अलबरूनी था ये उज्बेकिस्तान से भारत आया हुआ था भारत घूमने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि अलबरूनी जो है ये कहाँ से आया हुआ था, उज्बेकिस्तान से आया हुआ था मतलब भारत घूमने के लिए। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। यानी ये जब भारत का भ्रमण कर रहा था तो इसने जो भारत की चीजें थी जो इसको लग रही थी कि हाँ ये अलग की चीजें हैं, तो इसको ये इसने बहुत बारीकी से देखा और उसके बारे में जा करके अपनी बुक में लिखा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ से आया हुआ था, उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पानी के स्रोत जो हैं जैसे बावड़ी हो गया, तालाब है, नौला हो, धरा है आदि है, तो ये पानी के स्रोत हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कुएं सूखने की जो कुछ वजह रही वो क्या रही, जो नहीं आजकल मतलब कुआं जो है तालाब है आपको सूखे मिल रहे हैं, तो ये इनकी वजह क्या है। देखिए ईवीएस जो है इन्वायरमेंट, आसपास की जो चीजें हैं वही ईवीएस में गिवन रहता है। सीडीपी में तो 30 ऑफ 30 ला सकते हैं। देखिए मैं जो 100% बात है वो मैं बता रही हूँ। यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपने मतलब वीडियो देखी होगी, इंटरव्यू वगैरह देखे होंगे जिसमें बहुत से ऐसे लर्नर हैं
जिनके 30 ऑफ 30 आए हुए हैं सीडीपी में, बट ईवीएस में 30 ऑफ 30 नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं से भी उठा के दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब रहता सिलेबस सही है, बट आपको समझ नहीं आएगा और वो एक दो नंबर सभी के जाते हैं। तो इतना रहता है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से जो सिलेबस फॉलो कर रखा है तो आपके 28 नंबर 32 नंबर आराम से आ जाते हैं, 27 नंबर आराम से आ जाएंगे। लेकिन 30 ऑफ 30 आना बहुत ही रेयर होता है। एक दो ही ऐसे कैंडिडेट हुए होंगे अभी तक जो उनके ईवीएस में 30 ऑफ 30 आए होंगे। ठीक है, लेकिन मेहनत करिए तो आपके मतलब 28 के अराउंड जा सकते हैं ईवीएस में भी। आगे चलते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कुएं सूखने की जो वजह क्या रही। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जाता है, तो मेन रीजन यही है कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर मोटर लगा के जमीन से पानी निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेन वजह बन रही है जिसकी वजह से कुएं जो है तालाब सूख रहे हैं। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है अब नहीं, यानी बहुत पहले टाइम में बारिश होती थी, तालाब वगैरह खोद दिए जाते थे तो उनमें पानी इकट्ठा हो जाता था, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। पेड़ों के आसपास जो था और फार्म में भी जमीन जो है, जमीन को सीमेंट में से पकाकर रख दिया जाता है, यानी जो पेड़ के आसपास की जगह होती है, जो पार्क होते हैं, उसमें आपने देखा होगा आसपास अब क्या करते हैं, सीमेंट से मतलब ढक देते हैं मिट्टी को। तो ये भी एक मेन वजह बनी हुई है पानी की कम, मतलब पानी जो है कुएं तालाब जो सूख रहे हैं उसका भी यही एक रीजन है। तो ये रीजन बताए गए हैं। आगे चलते हैं, आपकी बुक में यही रीजन दिए गए थे। अब हम लोग चलते दड़की माई जो है राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। जो दड़की हैं, जो दड़की माई है वो राजस्थान के कहाँ रहती, अलवर जिले में, अलवर जिले के गांव में रहती हैं। ठीक है, तोरण भारत संघ नाम की एक संस्था है ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी, यानी जो तोरण भारत संघ है नाम की एक संस्था थी वो दड़की माई का तालाब बनाने में मदद की थी। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन मतलब जो है सागर माना जाता है, यानी जो मृत सागर है उस ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा नमकीन इसका खारा पानी होता है। इसमें ये है कि अगर व्यक्ति कोई गिर जाए या फिर स्विमिंग करने जाएगा तो वो डूबेगा नहीं, वो उस पर ही तैरता रहेगा। इतना ज़्यादा ये खारा पानी, इतना ज़्यादा इसमें नमक पाया जाता है जो मृत सागर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सा सागर है जिसमें व्यक्ति मर नहीं सकता, डूब नहीं सकता, तो मृत सागर है। अब इसमें जो नमक बनता है वो कितना निकलता है 1 लीटर पानी में। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम जो है नमक निकलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा खारा पानी होता होगा। यानी कि जो कोई व्यक्ति उसमें डूबता है या मतलब अगर डूबने जाए या फिर स्विमिंग करने भी जाएगा तो डूबेगा नहीं, आराम से ऊपर ही ऊपर तैरेगा। इतना ज़्यादा उसमें नमक होता है। 1 लीटर पानी अगर आप निकालते हैं उसमें से तो 300 ग्राम जो है नमक निकल आता है। आगे चलते हैं, मृत सागर में हमें ऐसे मतलब मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, यानी आराम से आप ऊपर ही ऊपर आराम से स्विमिंग कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नमक होता है क्योंकि खारा पानी है, तो इसलिए उसमें आपको स्विमिंग करने में भी दिक्कत होगी, आप आराम से ऊपर ही ऊपर तैरेंगे। अब हम लोग चलते हैं दांडी यात्रा की तरफ, इसके बारे में देख लेते हैं। दांडी यात्रा जो हुई थी नमक सत्याग्रह आंदोलन की वजह से हुई थी, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे वो नमक पे डबल कर लगा के दे रहे थे, यानी जो नमक 2 रुपए का अगर मान लीजिए था तो 4 रुपए का दे रहे थे, और उसके साथ ही साथ वो नमक बनाने पर भी रोक लगाए हुए थे। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि नमक बना ले तो उनको भी बनाने नहीं देते थे। तो इस पे जो ये दांडी यात्रा हुई थी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह घटना 1930 की है, डेट ध्यान रखिएगा कब की है, 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत साल से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। यानी जो अंग्रेज लोग थे वो आम लोगों पर इतना ज़्यादा मतलब दबाव अपना बनाए हुए थे कि उन लोग नमक तक भी नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था, यानी टैक्स भी लगा रखा था और लोगों को नमक भी बनाने नहीं दिया जा रहा था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे, यानी लोग क्योंकि टैक्स लगा रखा था तो लोग खरीद भी नहीं पा रहे थे। जो चीज़ 2 रुपए की थी वो ले दे रहे थे, वो 4 रुपए की टैक्स लगा के भी दे रहे थे। और उसके साथ साथ मतलब अगर कोई आम आदमी चाहे कि हम नमक बना ले तो उनको नमक भी बनाने नहीं दिया जा रहा था। तो इस कंडीशन में जो लोग थे अगर वो अपने यूज के लिए भी नमक प्रयोग में नहीं ला पा रहे थे। भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे होगा, यानी बिना नमक के तो खाना कैसा ही लगेगा। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था, यानी जब वो दोगुना नमक बेचते थे रेट में
तो लोगों को मजबूरी थी, तो उनको नमक बाहर से खरीदना ही पड़ रहा था शॉप से। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। यानी जो हमें कुदरत ने दी है, नेचुरल है, क्योंकि पानी नेचुरल है, तो जब हमको कुदरत ने दिया है तो उस पर बंदिश कहती मतलब कैसी, यानी उस पर रोक लगाना मतलब कैसा। ठीक है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी से समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। कहां से स्टार्ट किया था? अहमदाबाद से स्टार्ट किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, सन 1930 में। ठीक है। तो ये जो गलत कानून था उसको तोड़ा। जाते हो मतलब जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। यानी जो समुद्र के पास ऐसे ऐसे मिट्टी की क्यारियां बना दी जाती हैं, और जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, यानी जब लहरें उठती हैं, तो वो पानी इन क्यारियों में पहुंच जाता है। बहुत तेजी से लहरें उठती हैं, तो जब क्यारी में इन पानी भर जाता है और फिर पानी वापस चला जाता है, तो जितना पानी इन क्यारियों में रह जाता है वो पानी सूख के भाप बन के उड़ जाता है, और जो नमक रहता है वो इसी में रह जाता है। तो ऐसे ही जो है नमक बनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मलेरिया है वो किससे फैलता है? मादा मच्छर से फैलता है। डॉक्टर मरियम डॉक्टर मरियम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। यानी जो माइक्रोस्कोप होता है वो काफी, अगर आप उससे देख रहे हैं, जो बहुत ही बारीकी चीज है वो भी इससे बहुत बड़ी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। मलेरिया की दवाई, इसके बारे में देख लेते हैं। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। ये ध्यान रखिएगा कि जो मलेरिया की दवाई है वो किससे बनाई जाती है? सिनकोना जो नाम का एक पेड़ होता है उसकी छाल से बनाई जाती है। तो नाम पेड़ का ध्यान रखिएगा, सिनकोना नाम का एक पेड़ होता है जिससे जो दवाई बनती है छाल मतलब पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगर मलेरिया किसी को फीवर है, मलेरिया से वो ग्रसित है, तो सिनकोना नाम का जो पेड़ होता है उसकी छाल से उसकी दवाई बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल कर लेते थे। यानी पुराने टाइम में लोग दवाई वगैरह तो इतना विज्ञान जो है इतना डेवलप नहीं थी, साइंस। तो क्या करते थे लोग, जो छाल होती थी उसको उबाल लेते थे और उसको छान के फिर यूज कर लेते थे, यानी पी लेते थे, तो इससे उनको भी राहत मिल जाती थी। लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं क्योंकि साइंस काफी डेवलप हो चुकी है, तो अब क्या है, साइंस जो है वो दवाइयां बन जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मलेरिया की जो दवाई है सिनकोना नाम का जो पेड़ है उसकी छाल से बनाई जाती है। आगे चलते, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन जो है यानी लोहा होता है। यानी जो गुड़ हो गया, आपका आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो इसमें बहुत मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है। मक्खियां पेट की समस्या जैसे रोग फैलाती हैं। तो मक्खी से जो पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी रोग होते हैं, वो मक्खियों के द्वारा होता है। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में फैलता है। तो शैवाल जो होता है एक प्रकार का पौधा पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कोई कवक वगैरह नहीं, एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज्यादातर फैलता है। वैज्ञानिक जिसमें मच्छर के पेट में झांका जो था वो कौन थे? रोनाल्ड रास थे। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने मच्छर के पेट में झांका था? तो रोनाल्ड रास थे। नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता पूछ लिया जाए। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह जो है खराब हवा की बीमारी है। यानी जब मलेरिया के बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं था, ज्यादा नहीं पता था, तो उनको यही लगता था कि ये जो हवा चलती है, हवा की वजह से, यानी जो खराब हवा है, यही जो प्रदूषण होता है, इसी के माध्यम से जो ये मलेरिया होती है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली के स्कूल में जो अनीमिया के कारण परेशानी हुई थी, इसके बारे में। सन 17 नवंबर 2007 की बात है ये, दिल्ली की। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे जो थे अनीमिया का शिकार थे। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता था, क्योंकि वो बीमार थे, तो उनका जो मेंटल हेल्थ था एंड फिजिकल हेल्थ था, तो वो उसको ज्यादा प्रभावित कर रहा था।
इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते थे और उनकी फुर्ती में भी कमी होती थी। जो कुछ पढ़ाया जाता था उसे समझने में भी परेशानी होती थी, क्योंकि वो मेंटली तौर पे ज़्यादा फिट नहीं रह पा रहे थे, डिस्टर्ब रहते थे, तो उनको समझ में भी समझने में भी दिक्कत होती थी। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिया बच्चों को आयरन की दवाई दी जा रही है। तो ये जो है आजकल चल रहा है कि कॉलेज स्कूलों में कॉलेजों में अनीमिया नाम की जो है आयरन की टेबलेट जो है वो दी जाती है बच्चों को। आगे चलते हैं। अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। जो अनीमिया होती है बीमारी, ये किसकी वजह से हो जाती है? खून की अगर कमी आपके बॉडी में पाई जाती है तो अनीमिया नाम की एक जो है बीमारी हो जाती है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लार्वे होते हैं पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, जो मच्छर होते हैं वो कहाँ अंडे देते हैं? पानी में देते हैं। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ऑप्शन भी देके पूछ सकता है, जैसे अभी मैंने पिक्चर प्लांट वाला आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, या फिर मैचिंग का भी पूछ सकता है कि आप मैच करिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, इसी से ज़्यादा समय भी लगता है क्योंकि पेपर सॉल्व करने में उसमें कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। इसीलिए आप आपने देखा है कि फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं बहुत ज़्यादा, यानी दसों लाख फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, जो पास हो पा रहे 1 लाख 1.5 लाख। इस बार भी पेपर 2 का जो रिजल्ट गया है आपका 8% गया है, यानी 8 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, और जो फॉर्म क्वालिफाई जिन लोगों ने किया है 1 लाख के कुछ करके ही क्वालिफाई हो पाए, यानी 8% ही जो थे कैंडिडेट वो क्वालिफाई कर पाए पेपर 2। तो ये है क्योंकि पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, बुक ले रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वही है कि जो पढ़ना है, जो सीटेट पूछता है वो नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। तो ये आज की डेट में अगर आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो तो सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़ोगे तभी आप जाके क्लियर कर पाओगे। थ्योरी आप पढ़ोगे तो अगर सीटेट क्वेश्चन घुमा भी रहा है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ बनाए जा रहे हैं और काफ़ी क्वेश्चन लेंथी बनाए जा रहे हैं, लैंग्वेज भी घुमाई जा रही है। तो जब आप बुक पढ़ोगे, बुक जब पढ़ोगे तो आसपास की भी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं बुक में। अगर आपने कोई टॉपिक बुक से पढ़ा है तो आसपास की भी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं। तो अगर उससे रिलेट कोई क्वेश्चन बनेगा भी तो कितना घुमाएगा? घुमाएगा तो क्वेश्चन बुक के अंदर ही, चैप्टर के अंदर ही। तो आपने जब सारे चैप्टर पढ़ ही रखा है तो उसके अंदर चाहे जितना घुमाए आप कर ले जाओगे। अगर लैंग्वेज भी घुमा रहा है तब भी आप समझ के कनेक्ट करके कर लोगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन सेम वैसा तो प्रिंट नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंजमेंट होगा ही, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। इसलिए प्रॉपर तरीके से थ्योरी पढ़िए। आपको गूगल पे भी एनसीईआरटी आप डाल के सर्च कर लीजिएगा, उस पर भी थ्योरी आ जाती है बुकें, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। या फिर डेली 5 बजे आपको सोशल साइंस की प्रॉपर तरीके से थ्योरी की क्लासेस मिल रही हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। तो रोनाल्ड रॉस थे, उनको कब नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था? 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला हुआ था। और मच्छर के पेट में किसने झांका था? रोनाल्ड रॉस ने ही झांका था। आगे चलते हैं। 1905 में मरते हुए वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। यानी जब इनकी डेथ हो रही थी, जब ये मर रहे थे, तो उस टाइम भी ये कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ नया ढूंढ लूंगा। यानी इनकी जिज्ञासा हमेशा यही रहती थी कुछ नया करने का। ठीक है, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला 1902 में मिला, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, रोनाल्ड रॉस को मिला दिसंबर में, ये ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप लीडर के गुण, यानी पर्वतारोहण के संदर्भ में। इस पे हम लोग देख लेते हैं। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, यानी जो ग्रुप लीडर होते हैं उनका क्या क्या काम होता है, तो जो बाकी लोग उनके साथ जाते हैं उनका वो सामान उठाते हैं, यानी उठाने में मदद करते हैं। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही वो आगे बढ़ते हैं, यानी ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो आगे जब मूव करते हैं तो उसके बाद ही ये पीछे से चलते हैं। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना होता है, यानी अगर चढ़ने में समस्या हो रही है किसी को तो उनकी ये मदद भी करते हैं। रुकने के लिए जगह भी ढूंढना होता है कि स्थायी रूप से कहाँ पे उचित रूप से कहाँ रुकना है, कहाँ अच्छी जगह है। तो ये भी यही जो ग्रुप लीडर होते हैं वही देखते हैं। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना होता है, उसकी केयर भी करनी पड़ती है, सबके खाने पीने का इंतजाम भी करना होता है। तो ग्रुप जो लीडर होता है उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को भी तैयार रहना होता है। अगर ग्रुप लीडर में
कोई व्यक्ति से कोई गलती हो रही है तो जो ग्रुप का लीडर होगा, ठीक है, वो उसकी जगह पे हंसते हंसते सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहेगा। अब हम लोग चलते हैं मिजोरम। मिजोरम में मिजो जो भाषा है वो बोली जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है। मिजो नाम की एक भाषा है वो बोली जाती है मिजोरम में। आगे चलते हैं। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्म गर्म चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए होता है। तो अगर विटामिन सी और आयरन की गोली जो होती है के साथ साथ गर्म गर्म चॉकलेट जो वाला जो दूध होता है वो ठंड से बचाव और ज्यादा शक्तिशाली होता है। आगे चलते हैं। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली जैसे जो चीजें हैं, जैसे सिंगल हो गया, पिट ऑन हो गया, हटर शूज हो गया, स्लीपिंग हो गया, बैग हो गया, पानी की बोतल हो गई, रस्सी हो गया, हुक हो गया, प्लास्टिक सीट हो गई, डायरी हो गई, टॉर्च हो गई, तौलिया हो गई, साबुन है, विंडर सीट है, सीटी है, ग्लूकोज है, गुड़ है, चना और कुछ खाने पीने का सामान। तो ये जो पर्वतारोहण पे जब लोग जाते हैं तो वो इतना सारा सामान लेके वहां पे जाते हैं। आगे चलते हैं। टेकला गांव जो है 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा कितनी ऊंचाई पर, 1600 मीटर जो है ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का जो कोण है 90 डिग्री का होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए, तभी पर्वत पे आप चढ़ पाएंगे। 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी जो शरीर का कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए और जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बिछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 89 मीटर ऊंचाई चौड़ी माउंट एवरेस्ट पर जो है कदम रखा था। ये नेपाल का जो है नाम सागर माथा है, नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा वहां पर इन्होंने कदम रखा था। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट जो है इतना ही किलोमीटर दिया हुआ है। साथ ही विछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये ध्यान रखिएगा विछेंद्री पाल जो थी भारत की पहली महिला थी, लेकिन संसार की यानी जो विश्व की 5वीं महिला बनी। तो भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। तो गोलकुंडा जो है वो दक्षिण भारत के हैदराबाद का जो नगर जो है पश्चिम में स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार में 27 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े जो है इंतजाम है। तो जो बुर्ज है उसमें कितने गेट दीवारें हैं, 27 बुर्ज हैं। यानी जो गोलाकुंडा है किला बना हुआ है हैदराबाद के नगर के पश्चिम में स्थित जो है हैदराबाद में जो है उसमें 27 बुर्ज हैं। ठीक है, लंबा चौड़ा गेट है, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम है। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यह दूसरे राजाओं का राज था। यानी जो ये बना हुआ था किला, ये 1200 सन 1200 में यह किला मिट्टी का बनाया गया था। यानी 1200 में जो बना हुआ था वो मिट्टी का बनाया गया था और उन पे जो राज था वो दूसरे राजाओं का था। आगे चलते हैं। सन 1518 से लेकर सन 1687 तक यह कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। तो ये टाइम ध्यान रखिएगा, जो कुतुब शाही सुल्तान लोग थे वो एक के बाद एक पर राज करते गए सन 1518 से लेकर सन 1687 तक। कांसे की चीजें जो है हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। यानी जो कांसे की चीजें बनाई जाती हैं वो जो आदिवासी लोग थे बहुत हजारों साल पुराने, वो लोग भी बनाया करते थे, वहां से बनती हुई आई हैं अभी तक। मल्लापुरम जो है जिला केरल राज्य में स्थित है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब जो है अंतरिक्ष में हैं। सुनीता विलियम जो थी पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सुनीता विलियम थी पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर जो था स्पेसशिप में गई हुई थी।
इनके बारे में भी देख लेते हैं। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष के कुछ मजेदार बातें, यानी जो अंतरिक्ष में गई हुई थी तो वहां का अनुभव इन्होंने दिया था, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। हम एक जगह टिककर तो बैठ नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। यानी वहां पे जो है वो ये नहीं था कि हम लोग जैसे अब जमीन पे बैठ जाते हैं, मतलब पृथ्वी पर जैसे भी एक जगह बैठे हुए चल रहे हैं, तो ऐसा वहां पे नहीं था। वहां पे आप स्थायी रूप से बैठ नहीं सकते थे। वहां पे क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको तैर के जाना होता था। ठीक है, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता था, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था। यानी जो पानी था वो भी बुलबुलों की तरह उड़ता रहता था। ठीक है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते हुए बुलबुलों को पकड़ करके कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। यानी जो बुलबुले होते थे वो उड़ते रहते थे, तो क्या किया जाता, जब हाथ पैर धुलना होता था तो उनको पकड़ के कपड़े गीला करके फिर हम मतलब हाथ पैर ये धुल लेते थे, मतलब साफ कर लेते थे। वहाँ खाना भी अजब तरीके का खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज एक जगह स्थायी नहीं रहती थी, सब उड़ती रहती थी। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था, क्योंकि हर जगह हर मतलब टाइम तैरते ही रहना नॉर्मल नहीं था। पानी के बुलबुले जो उड़ते रहते थे उनको पकड़ के कपड़ा गीला करके साफ करना, ये भी नॉर्मल नहीं था। मतलब वहां पे जो था रहना इतना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था लेकिन मुश्किल भी। यानी इंटरेस्टिंग तो लग रहा था लेकिन उसके साथ साथ वहां पे रहना मुश्किल भी था। तो ये था, इन्होंने अपना अनुभव बताया कि कैसे अंतरिक्ष में रहते थे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आगे से डिस्कस करेंगे। यानी तारे टिमटिमाते हैं, टूटता हुआ तारा, उल्का पिंड हो गया, इसके बारे में सुनीता विलियम जो थी, ठीक है, जो लोह लद्दाख है, लद्दाख के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लद्दाख में बने घर कैसे थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग जो चैप्टर है चंपारण हो गया, इसके बारे में, जम्मू कश्मीर है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं अभी। यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा, मतलब यहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि टू द पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, कोई भी मतलब स्टोरी की तरह नहीं है। मेन मेन जो पॉइंट है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो ये जो ईवीएस की क्लास है आज के लिए यहीं रखते हैं, कल हम लोग आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल की वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। 2 से 3 क्लासेस में आपकी सारी जो ईवीएस है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर लेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 5 बजे वाली भी क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, पेपर 2 के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसमें हम लोग जो है थ्योरी कवर कर रहे हैं। क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है, 8 की चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री हो चुकी है, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा, क्योंकि पेपर 2 जो होता है वो बहुत लोगों का क्लियर नहीं हो पाता है। उसका मेन जो रीजन है एसएसटी ही है, यानी जो सोशल साइंस है, क्योंकि वो 60 नंबर की आती है और बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस होता है। थ्योरी कोई पढ़ना नहीं चाह रहा होता है तो उसमें क्लियर नहीं हो पाता है। जो पेपर 2 का है रिजल्ट हर बार डाउन गया है। ठीक है, तो 5 बजे वाली क्लास करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास 2 मंथ हैं। प्रॉपर तरीके से अगर आप 1 महीने थ्योरी को दे रहे हैं और 1 महीने आप प्रैक्टिस को देंगे तब भी आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट यानी कल की वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक